जी। बाकी वर्ल्ड बिल्कुल। वॉर में हमने हाँ। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में क्या देखा, कई हम्म। ग्रुप्स आ गए थे। हम्म। बट फिर जो वॉर का जो क्षेत्र था, एक ही जगह नहीं था। जर्मनी ने फ्रांस में गए, फिर यूके गए, फिर भागते रहे, आगे बढ़ते गए। बट यहाँ पर अभी लड़ाई की क्षेत्र सिर्फ एक ही है, बल्कि इन्वॉल्वमेंट सारे देशों का है वर्ल्ड वॉर में। और इसमें खाली एक ही डिफरेंस है कि किसी और देश के एरिया में लड़ाई नहीं आगे बढ़ी है। तो जी। इसका जो वार्निंग दे रहा है, इसकी वार्निंग को नाटो कंट्री के लिए अपना एक वार्निंग समझे, एक हम्म। स्ट्रॉन्ग वार्निंग समझे, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समझे, अकॉर्डिंगली डिसीजन ले। और यूक्रेन को छोटे मोटे रूप से जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करें, ताकि जो ये ड्रोन्स लॉन्च करके यूक्रेन बीच बीच में यूक्रेन लॉन्च करके इनको रशिया में छोटे मोटे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है और एक न्यूसेंस बना हुआ है, वो बंद हो। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये देर निगोशिएशन टेबल पर नहीं आएंगे। जी। शरदेंदु जी, यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, उन पर क्या कुछ असर होगा अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, या फिर अगर हम बात करें अलग से कि अगर वो इस बात को कर रहे हैं तो उसका प्रभाव किस तरीके से देखा जाए? देखिए, यूरोप आज की डेट में बड़ा रिसीविंग एंड पे है। आज की डेट में वहां इन्फ्लेशन बहुत हाई है, उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रखी है, और जिस तरीके से चीप गैस जो प्रोवाइड करता था रशिया, वो बंद हो रखा है। तो अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वो उनके अलग सेट ऑफ समस्याएं हैं। एक तरफ वो नाटो का सदस्य बने हुए हैं, दूसरी तरफ वो इकोनॉमिक मार झेल रहे हैं। अमेरिका उनको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी का क्या होगा, उनकी जो गैस की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसका क्या होगा। तो ये तमाम पहलू बने हुए जिससे कि यूरोप आज की डेट में त्रस्त है। सिर्फ एक यूके जो है वो टाइम टू टाइम रशिया को चेक करता हुआ जा रहा है, और स्टॉर्म शैडो मिसाइल के तहत और तमाम ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर उसने प्रोवाइड किए जिससे ये यूक्रेन टाइम टू टाइम उसका इस्तेमाल रशिया के अगेंस्ट करता है। मैं इसको एक अलग नजरिए से देखता हूं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट रशिया के आ रहे हैं हम्म। वर्ल्ड वॉर के, मेरा मानना है कि जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने जा रही है, अगर वो सक्सेस नहीं होती है तब क्या होगा। जब तक मीटिंग सक्सेस होती है, अभी इसका कोई शेड्यूल आया नहीं, कोई इसका इटिनरी आया नहीं, कोई उसके डिटेल्स आए नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है कि दोनों की मीटिंग को जल्दी से जल्दी शेड्यूल किया जाए। कोई जरूरी नहीं कि ये मीटिंग पीसफुल या सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होती तो युद्ध का अंत होगा और यूक्रेन का में एक तरीके से पूरा का पूरा रशिया का डोमिनेंस होगा। अगर मान लीजिए ये मीटिंग फेल होती है, क्योंकि जो पुतिन है वो अपना एक एजेंडा चला रहे हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन को अपने गिरफ्त से वो नहीं जाने देना चाहते। 4 स्टेट उन्होंने पकड़ रखे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एथनिसिटी भी वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यूक्रेन को वो अपना हिस्सा यूएसएसआर का हिस्सा ही था जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं, और उसके बाद तमाम तरीके को उनके कॉमर्शियल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यूक्रेन में रहे। तो यूक्रेन को अपने गिरफ्त से बाहर नहीं जाने देगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप का किसी बात पे एग्रीमेंट नहीं होता और वो वही लाइन परस्यू करते हैं जो आज की डेट में इंग्लैंड बोल रहा है या फ्रांस बोल रहा है, तो मेरा मानना है कि इसके एवज में रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, तब शायद युद्ध ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन गुड सेंस शुड प्रिवेल। ट्रंप देखिए एक डिफरेंट तरीके के माइंडसेट लेके 20 तारीख से पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएंगे अमेरिका में। वो किसी भी कीमत पे इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। अगर वो अमेरिका की ग्लोरी को वापस लाना चाहते हैं, अमेरिका अमेरिका फॉर अमेरिकन की बात करते हैं, और इकोनॉमी को और ग्रेटर अमेरिका की बात करते हैं, जैसे कि उनके गल्फ ऑफ मैक्सिको का भी नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका करना चाहते हैं। अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो वॉर का उसमें कहीं गुंजाइश नहीं बनती। अगर जब वॉर नहीं है तो उनको एक तरीके से पीस टॉक के लिए पुतिन साहब को मनाना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन लगाए जाएंगे जिससे कि दोनों की विन विन सिचुएशन हो। और जहां तक यूरोप का सवाल है, देखिए यूरोप आज की डेट में अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, जो मिलिट्री पॉलिसी होगी, उसको यूरोप और नाटो की कंट्री अक्षरशः लागू करते हैं। कभी कभी छोटा मोटा रिसेंटमेंट जर्मनी या फ्रांस से आता है, लेकिन वो भी इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो पूरा का पूरा प्रिवेल करती है इस रीजन में। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन उनकी ऐसी नहीं है सारे कंट्रीज की कि वो इस युद्ध को और आगे चलाएं। अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रखी है, तमाम तरीके के क्राइसिस हैं, आम नागरिक वहां का परेशान हो रहा है। तो युद्ध का अंत होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग जल्दी होगी और एक सक्सेसफुल मीटिंग होगी। जी। देखिए, यूक्रेन तो तबाह हो रखा है। हम्म। यूक्रेन आज क्या चाहता है? यूक्रेन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा देश इस युद्ध में इन्वॉल्व हो, और हम्म। कहीं ना कहीं वो फिर से
रशिया के साथ नेगोशिएट करे, वो अपने 4 प्रांतों को वापस लेना चाहेगा। अगर वो क्रीमिया को सैक्रिफाइस करता भी है तो कहीं ना कहीं वो उसका ध्यान अपने चारों राज्यों को वापस लेने के लिए, और साथ में जो रशियन ट्रूप्स है वो पूरी तरीके से यूक्रेन से विड्रॉ करें। ये एक बहुत टॉल ऑर्डर है जिसको पुतिन शायद नहीं एग्री करेंगे। तो आज की डेट में जो स्थिति बन रही है उसमें यूरोपियन कंट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पीस टॉक के लिए नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो पीस की बात हो सकती है वो अमेरिका की तरफ से ही होगी, जी और अमेरिका ने जिस तरीके से हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर कराया, उसी तरीके की कुछ रूपरेखा इसको यहाँ भी निभानी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन है, एनर्जी ड्रेन है, ये पूरा का पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो रहा है। अगर आप अमेरिका को पुनः उसके ग्लोरी पे लाना चाहते हैं तो आपको रिवैम्प करना पड़ेगा। युद्ध इसका आंसर नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका आंसर है, और बाकी देशों की इकोनॉमी आपके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, तब आप अमेरिका को फिर से ग्लोरीफाई कर पाएंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं उठाते हैं तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन और जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लिहाजा एक सही सुलह होनी चाहिए। और जहां तक यूरोपियन कंट्री का सवाल है, उनकी मैं अलग फिलॉसफी नहीं मानता हूं। नाटो का मेंबर बनने के बाद सारे के सारे जो यूरोपियन नेशन है, जो नाटो के मेंबर हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी नीड को ताक पे रख दिया है। वो हर तरीके से अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है, लेकिन इकोनॉमी में उनका उनकी मदद अमेरिका नहीं कर सकता उस एक्सटेंट तक कि वहां पे एनर्जी भी आ जाए, गैस भी आ जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। ये लड़ाई सारे नेटो कंट्री जो यूरोप के नेशन हैं उनको खुद लड़नी होगी, और इसलिए उनका मुद्दा यह है कि यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए, यहाँ पे पीस आना चाहिए, उनको चीप एनर्जी मिलना चाहिए, उनको चीप गैस रशिया के थ्रू मिलना चाहिए। तो अगर इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है तो मेरा मानना है कि अब सिचुएशन बहुत राइप है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध एक सीमा से आगे और नहीं बढ़ सकता है। मेरा मानना है कि 4 स्टेट जो रशिया ने कैप्चर किए उससे उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। कीव में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, वेल एंड गुड, इलेक्शन वहां एज इट इज जो है, इलेक्शन हो, सत्ता परिवर्तन होता है या जेलेंस्की फिर से सत्ता में आते तो वो उनका इंटरनल मैटर है, और इसको अंत होना चाहिए। ये बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी जी, अगर हम बात करते हैं इस वक्त विश्व के देशों की, तो हमने देखा पिछले 2 से 3 सालों के अंदर लगभग सभी देश आपस में उलझते रहे, किसी की बनी नहीं और एक दूसरे पर वार करते रहे। चाहे इसमें इजराइल का नाम सामने आ जाए, गाजा हो, चाहे अगर हम यूक्रेन और रूस की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करते हैं, तो क्या ये जो अशांति फैली हुई है पूरे विश्व में, क्या इसने विश्व को कई धड़ों में बांट दिया है? कौन कौन से वो धड़े, आपको क्या लगता है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है?